नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। करेंगे महाबहस की शुरुआत, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं पॉलिटिकल पंच। भारतीयों का खून बहाने वाले आतंकियों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। हमारी सेनाओं ने भारत में बने हथियारों से दुश्मन को 22 मिनट में 22 मिनट में घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सारे लोग संविधान की दुहाई देते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, आप किस पार्टी से आते हो, किस अधिकार से संविधान की बात करते हो? सुबह सुबह 8 बजे ऑल इंडिया रेडियो से प्रधानमंत्री जी की आवाज आई, इंदिरा गांधी की आवाज आई, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। कितने लोगों के नाखून, कितने लोगों के जो है वो बाल खींच लिए गए, नाखून खींच करके उनको जो है प्रताड़ित किया गया। हफ्तों जो है हमें खुद जो है हमारे साथ जो है वो जुल्म जुर्म हुआ उस दौरान। दुरुपयोग करना, वायुसेना का दुरुपयोग करना, भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतना और सरकारी अफसर को अपना चुनाव एजेंट बनाना आदि आदि को लेकर के उनका चुनाव निरस्त किया गया। उसके बाद उन पर 6 साल के लिए रोक लगा दी गई। लोकतंत्र का और डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस का तकाजा था कि उनको इस्तीफा देना चाहिए था। उन्होंने बजाय इस्तीफा देने के गलत रास्ता चुना, जो गांधी, नेहरू, पटेल की बनाई हुई पार्टी, कांग्रेस पार्टी की परंपराओं के विरुद्ध था। उनके आसपास ऐसी चंडाल चौकड़ी इकट्ठी हो गई जिसमें धवन साहब भी थे, संजय गांधी जी थे, बंसी लाल जी थे, ओम मेहता थे। इनका इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी कानून बना लें कि इसके अलावा कोई कथा वाचन नहीं कर सकता। जिस दिन पीडीएस समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करेगा। निश्चित तौर से इस तरह की घटना स्वीकार नहीं है और जो भी करेगा उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा। तो जो टेक्निकल इशू था वो रिजॉल्व किया है कि अब मंत्री बन सकते हैं। जब ये 3 मंत्री बन जाएंगे तो बाकियों का भी टेक्निकल वो हम रिजॉल्व कर देंगे। तो ये मंत्री बनने के लिए मैंने उन्हें पार्टी से निकाला है, हम सब ने तय करके। बीच के कालखंड में इस जनपद को अपनी पहचान के संकट से गुजरना पड़ा था, और आज मुझे प्रसन्नता है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या फिर महर्षि विश्वामित्र मेडिकल कॉलेज, ये आज इस जनपद की पहचान बन रहे हैं। नक्सलवाद से लेकर के विकास और ये सभी चीज़ों पर जो है बृहद चर्चा हुई और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी। इसमें सभी 4 प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ उपस्थित थे। ज़्यादा जोर विकास पर है कि माननीय मोदी जी के जो विकास का मॉडल है उसको और तेजी गति से बढ़ाया जाए, इसके लिए चर्चा हुई। तो आपने देखे पॉलिटिकल पंचेस। आज पॉलिटिकली यानी सियासी रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या क्या हुआ, किस नेता ने क्या कहा। लेकिन इस वक्त विश्व में जो सबसे बड़ा द्वंद्व चल रहा है, जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है, जहां पर बढ़ती हुई जो टेंशन थी वो उस लेवल तक जा पहुंची कि लोगों ने ये बात करना शुरू कर दिया कि कहीं ये 3rd वर्ल्ड वॉर की शुरुआत तो नहीं। क्योंकि जिस तरह खेमेबंदी शुरू हो गई, अमेरिका ने सीधे तौर पर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान इजराइल संघर्ष में पिछले 24 घंटों में इतने ट्विस्ट आ गए और इतने टर्न्स आ गए कि अब कहना मुश्किल है कि युद्ध का आखिरी अंजाम क्या होगा। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि इजराइल ईरान पर अब और हमला नहीं करेगा, सीज फायर लागू है। लेकिन इस बयान के कुछ ही देर बाद सीज फायर तोड़ने पर वो इजराइल और ईरान दोनों पर भड़क गए। कारण, दोनों देशों की तरफ से फिर सीज फायर तोड़कर एक दूसरे पर मिसाइलें दागी गई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का क्रेडिट लेने वाला कार्ड फेल हो गया है। ईरान और इजराइल में चल रहे संघर्ष का असर भारत पर भी है। भारत ईरान को बासमती चावल, केला, चाय, चना जैसे कई कृषि उत्पाद निर्यात करता है और भारत का 66% एलपीजी आयात मिडिल ईस्ट से होता है। इन देशों से व्यापार प्रभावित होने पर भारत की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव आता है। ईरान, जो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है, ऐसे में सीधा असर
देश की एनर्जी यानी ऊर्जा संकट पर पड़ सकता है। वहीं ईरान और इजरायल से भारत के दोस्ताना संबंध रहे हैं, अब जिसके चलते प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों से संघर्ष खत्म कर जल्द से जल्द शांति स्थापित करने की अपील की है। आज इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता, कर्नल जेएस सोढी हैं हमारे साथ, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ फरहत अली खान साहब जुड़ गए हैं, अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ से, फाजिल अहमद जी हमारे साथ जुड़ गए, मुस्लिम स्कॉलर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आप लोगों से हम चर्चा की करेंगे, लेकिन उससे पहले महाबहस के सवालों पर नजर डाल लेते हैं। ट्रंप ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए झूठ बोला। डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं, फिर उन बयानों से पलट जाते हैं। वो किस ओर हैं, वो किसके साथ कैसा संबंध चाहते हैं, वो अपनी चौधराहट भी स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके इस टर्न यू टर्न वाले बयानों, स्टैंड्स और उनकी कुछ कंट्रोवर्शियल बातों के मीडिया में आ जाने के बाद अब क्या उन्हीं की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि इजराइल को सबक सिखाकर दम लेगा ईरान। ईरान और इजराइल के बीच में जो सैन्य संघर्ष चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, क्या वो रुकेगा? क्या वाकई सीज फायर होगा या फिर ये युद्ध किसी नतीजे तक पहुंचेगा? मतलब या तो ईरान रहेगा या इजराइल रहेगा। क्या ऐसी परिस्थिति आएगी, ये देखना होगा। और सवाल ये भी कि ईरान इजराइल में वॉर क्यों दुविधा में भारत, क्योंकि भारत के दोनों से संबंध जो हैं वो स्ट्रेटेजिक रूप से भी और दोस्ताना रूप से भी रहे हैं। इजराइल के साथ भारत का किस तरह से जो डिफेंस सिस्टम है या जो डिफेंस क्षेत्र है उसमें सहयोग चलता है। ईरान को बहुत कुछ भारत जो है वो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि ईरान की जो फूड नीड्स हैं, मतलब उसकी जो खाद्य ज़रूरतें हैं, उसके लिए ईरान एक बड़े पैमाने पर इंपोर्ट पर डिपेंड है, जिसके रास्ते पाकिस्तान से होके जाते हैं। अब ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच में पाकिस्तान कहाँ से आता है, पाकिस्तान पर भी क्या बात होनी चाहिए, इन तमाम सवालों के लिए रुख करेंगे। अपना गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है और सबसे पहले सवाल ये शरद त्रिवेदी जी आपसे कि अब ईरान और इजराइल के बीच में जो संघर्ष चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां भी कहा सीज फायर, पर दोनों तरफ से मिसाइलें बम चल गए। वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने थोड़े समय पहले ये दावा किया था कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया है, वही वो ईरान और इजराइल के बीच में कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां से जो है वो मिसाइलें चली। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट है और बहुत ही चेतावनी भरे लहजे में ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से किया गया है और उसको वहां के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने भी शेयर किया है, जहां पर वो ये कह रहे हैं कि इजराइल अब बंद करे और अगर उसने जरा भी बम गिराए तो ये अच्छा नहीं होगा। अब आगे अगर उसने युद्ध की कोशिश किया, बम गिराए, तो अच्छा नहीं होगा। अब इजराइल और ईरान दोनों से भारत के संबंध सही रहे, कहीं स्ट्रैटेजिक रूप से, कहीं दोस्ताना रूप से, तो ऐसे में भारत कहां पर खड़ा नजर आता है? भारत के लिए क्या दुविधा वाली जगह है? देखिए, भारत जो है वो दोनों ही राज्यों से, एक इजराइल और ईरान दोनों से बहुत घनिष्ठ संबंध है और ऐतिहासिक संबंध है। और हाल के दिनों में आप देखें कि हाइफा जो पोर्ट है वो भारत की, जो इजराइल में है उसकी एक भारत की बड़ी कंपनी उसको चला रही है, उसका संचालन कर रही है। और इसी तरह चाबार पोर्ट जो है, ग्वादार पोर्ट जो पाकिस्तान में, उसके खिलाफ हमने चाबार पोर्ट वहां से करीब 300 किलोमीटर में बनाया है, जो हमारा एक है डायरेक्ट अफगानिस्तान जाने का, जो पाकिस्तान को छोड़ के हम अफगानिस्तान डायरेक्ट जा सकते हैं। तो वहां पे भी बहुत बड़ा भारत का निवेश है। इसी तरह का निवेश इजराइल में, और इजराइल और ईरान दोनों का निवेश भारत में भी है। तो इसलिए भारत के हित में है कि हम दोनों देशों से बातचीत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी नेतन्याहू जी जो इजराइल के प्रधानमंत्री, उनसे बात कर रहे हैं। पेज़ेश्कियान जो ईरान के प्रधानमंत्री और वहां के जो राष्ट्रपति हैं खामेनी जी, उन सबसे बातचीत चल रही है और सब चाहते हैं कि किसी भी तरह ये युद्ध बंद हो। जैसे बातचीत से ही चीजों का हल होता है, ये बातचीत करी जाए। दोनों में पहले भी बातचीत का एक दौर आया था जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के मध्यस्थता में ईरान के साथ, और उन्होंने अपने जो एटमी संयंत्र है उनको उन्होंने इंटरनेशनल इंस्पेक्शन के लिए खोल दिया था। तो वो बाद में जब ट्रंप साहब आए तो उन्होंने 2017 में इसको उन्होंने खत्म कर दिया। तो ये चीज हम चाह रहे हैं कि दोबारा से हो। भारत यही चाहता है कि आपसी संबंध बने रहे, क्योंकि वहां से 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलता है, जिसमें भारत भी आता है। और भारत बहुत बड़े स्तर पे कतर से जो है अपना बिल्कुल, कुल मिला के परिस्थिति ये है ऊर्जा के क्षेत्र में, चाहे वो पेट्रोलियम हो या फिर गैस हो, वहां पे शांति बनी है। मिडिल ईस्ट पर बहुत हद तक डिपेंडेंसी है इन दोनों चीजों के लिए। या एक सिंपल सेंटेंस में आप इसको समझना चाहें तो वो ये कि लड़ेंगे वो, भरेंगे हम। अगर वहां युद्ध जो है
या वेस्टर्न एशिया या मिडिल ईस्ट में लंबे वक्त तक अस्थिरता जैसी हालत रहती है। प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में है, कांग्रेस की प्रवक्ता। प्रियंका गुप्ता जी, डोनाल्ड ट्रंप जिसको लेकर सब कह रहे थे कि भाई उनका दावा जो है कैसे कर दिया उन्होंने कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के द्वंद्व को रोक दिया, वो कह रहे हैं कि ईरान और इजराइल के बीच में सीज फायर कोई नहीं सुन रहा है, उनकी दोनों तरफ से मिसाइलें गोले पड़ रहे हैं। और हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए एक अमेरिका के प्रेसिडेंट के तौर पर वो जिन शब्दों का इस्तेमाल कर गए उससे उनकी खींच, एक खुंदक साफ नजर आती है, एक चिड़चिड़ाहट साफ नजर आती है। देखिए आस्था जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जिस तरीके से ट्रम्प इस पूरे युद्ध विराम को पूरी तरीके से क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर आपने देखा कि किस तरीके से दोनों देश उनकी बात नहीं मान रहे हैं। उनको सीधे सीधे ईरान ने भी कह दिया कि भाई ऐसा है ना, आप कितना भी कहिए लेकिन हम अपना पूरा बदला लेंगे, और उन्होंने लिया। तो कुल मिला के देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो तो 15 बार कह चुके हैं कि हमने सीज फायर किया, पर उन्होंने मुंह खोलकर कुछ कहा। और सिर्फ यही नहीं, लगातार जिस तरीके से उन्होंने टैरिफ लगाया, जिस तरह से हमारे नागरिकों को हाथ में हथकड़ी डालकर वापस भेजा, अब और तो और उन्होंने अपने नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई आप महिलाएं जो हैं वह भारत नहीं जाएंगी क्योंकि वहां पर हिंसा होती है, बलात्कार होता है। आप अब भी डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को संजीदगी से ले रही हैं? इजराइल ने उसको खारिज कर दिया, ईरान ने इतने दबाव के बावजूद कह दिया कि भाई माइंड योर ओन बिजनेस। यही एटीट्यूड हुआ ना कि जो दो लोग युद्ध में हैं वो हैं, वो अपना फैसला खुद लेंगे। प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि जब ईरान बोल सकता है, इजराइल बोल सकता है, तो फिर भारत क्यों नहीं बोल सकता? भारत के प्रधानमंत्री तो मैंने आज तक नहीं सुना, उन्होंने तो कहा कि भाई मुझे तो लंच पे, लेकिन ये बात ना तो भारत मान रहा है और ना ही पाकिस्तान मान रहा है कि ट्रंप के कहने पर सीज फायर हुआ है। दोनों देशों ने आपस में सीज फायर किया है। मैं तो कहती हूँ आस्था जी, नहीं संभल रहा हो तो मणिपुर के लिए भी ट्रंप को बुला लें, काहे नहीं बुला लेते हैं, वहां भी शांति वही करा दें। मतलब आपको अब भी डोनाल्ड ट्रंप पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर आपका भरोसा है कि वो क्या कहते हैं, वो किस देश के बीच में क्या दावा करते हैं, वो देश ही उनकी नहीं सुन रहा है। हाल ही में मीडिया बाइट आप सुनिए उठा के कि लोग हैरान है बतौर अमेरिकी प्रेसिडेंट वो किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहरहाल हमारे बीच में इस वक्त फरहत अली खान जी हैं, अध्यक्ष हैं मुस्लिम महासंघ के। मैं उनका रुख कर लेती हूँ, एक बार सब लोग अपनी बात रख लें। फरहत अली जी, ईरान से भारत के पुराने संबंध रहे हैं, दोस्ताना संबंध रहे हैं। एक वक्त में भारत वहां से गैस पाइपलाइन लाने की कोशिश में था, लेकिन वो पाकिस्तान से खटास के चलते बीच में ही, लेकिन अभी भी भारत की जो एनर्जी जरूरत है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ईरान से पूरा होता है। दूसरी तरफ इजराइल है, हम लोग रक्षा क्षेत्र में बहुत पहले से काम कर रहे हैं, दोनों ही देशों का सहयोग आपस में है, कुल मिलाकर दोनों देशों से सही है संबंध। लेकिन अब भारत की इस दुविधा की बात हो रही है। भारत में भी हम देख रहे हैं दो धड़े हैं, कोई पहले पैलेस्तीन का समर्थन कर रहा था, फिर अब वो जब से ईरान इन्वॉल्व हुआ है तो फिर अब वो ईरान का विरोध करने लग गया, कोई इजराइल का विरोध कर रहा था तो वो अब ईरान के पक्ष में। तो ये बड़ी कंफ्यूजन है इस नाम पर भी कि कौन के नाम पर भी किसके साथ खड़ा होना है जाके, जब से अमेरिका इन्वॉल्व हुआ है। देखिए आस्था जी, ऐसा है, इको मिल रही है थोड़ी जी कि ऐसा है कि जो भारत देश है हमारा, हम सब भारत देशवासी जो हैं वो हमेशा युद्ध के, जंग के, आतंकवाद के या दुनिया के और जो विरोध हैं उसके खिलाफ रहते हैं। लेकिन मैडम जो जंग होती है, जैसे अभी भारत पाकिस्तान की हुई, पाकिस्तान ने हमारे भारत में पहलगाम में जो आतंकवाद मचाया उसका जवाब देना जरूरी था। अब ये 2000 किलोमीटर दूर इजराइल और ईरान, जिसने पूरी दुनिया का जो शांति थी, जो अमन थी, चैन था, उसको बर्बाद करके रख दिया। ईरान में गोला पड़े या इजराइल के लोग मरे, सही कह रहे हैं। लेकिन कोने कोने में हमारे गांव देहात के लोग, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ आस्था जी, हम चैन से रोटी नहीं खा पा रहे हैं। अगर ईरान का बदला बढ़ रहा है, आम नागरिकों को मरते देखना, बच्चों को यतीम होते देखना, महिलाओं को उस परिस्थिति में देखना कि लोग भूख से तड़प रहे हैं, एक एक बसा बसाया शहर, बसा बसाया देश, कैसे बिल्डिंगें वहां की जमींदोज हो रही हैं, एकदम ताश के पत्तों की तरह वहां सब कुछ धूल और राख में बदल रहा है। ये मानवता के लिहाज से, और आज के समय में जब न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, लोग बाग कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे समय में युद्ध का लंबा खींचा जाना, क्या ये आम नागरिकों के हित में है? क्या देशों को आम नागरिकों के हिसाब से भी सोचना चाहिए, या फिर केवल और केवल जिसे कहते हैं कि एक प्रभुत्व के लिए, मतलब इसको क्या जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए? फजील अहमद जी हमारे बीच में, मुस्लिम स्कॉलर। फजल जी, हमने देखा कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख है और हाल ही में उन्होंने खुद को प्रमोट करके फील्ड मार्शल का खिताब भी हासिल किया है,
जैसे ही वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करके आते हैं, वैसे ही कुछ समय बाद अमेरिका ईरान पर मिसाइलें गिरा देता है और एयर स्पेस का इस्तेमाल भी पाकिस्तान का करता है। तो अब ये सिर्फ वेस्टर्न एशिया में किस तरह के हालत और गोलबंदी और गुटबाजी बन रही है, इसको अगर समझने की हम कोशिश करें तो अब मुझे बताइए कि पाकिस्तान किसका सगा हुआ। एक तरफ तो वो सुपीरियर आइडियोलॉजी और टू नेशन थ्योरी की बात करता है, ईरान भी तो इस्लामिक मुल्क है, उसने एयर स्पेस खोल दिया, अमेरिका ने बम में फ्यूल भरा है वहां पे, उसके बाद बम बरसाए जाके ईरान पे। हमारे साथ की थी इसी टॉपिक पर, तब मैंने गजा के 56,000 लोगों की बात की थी जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे मरे हैं। तो आपने कहा था कि युद्ध में तो ये सब होता है। नहीं, अभी भी आप निकाल के देख सकते। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा युद्ध में ये सब दोनों तरफ से होता है, एक तरफ दोनों तरफ से होता है। युद्ध होगा, बम मिसाइलें बरसाई जाएंगी तो मासूम नागरिक ही मरते हैं, दोनों तरफ से मरते हैं। इजराइल, सुन लीजिए, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध किस बात के लिए हो रहा है? इसी बात के लिए तो हो रहा है। इजराइल जो है मस्जिद अक्सा पर बार बार हमला करके दुनिया भर के मुसलमानों का हाथ करता है। और अमेरिका जब नए बाइडन के जाने के बाद ट्रंप आए, उनको लगा कि हम बहुत बड़े महारथी हैं, उन्होंने हूती पर हमला कर दिया। ट्रंप की एक धोखा देने की नीति है, वो बात आज करते हैं और उसके पहले कुछ और सोच लेते हैं। उन्होंने हूती से पहले बात किया और बात करने के अगले ही दिन उस पर हमला कर दिया। और जब हूती ने उनके 2 जंगी बेड़े को डुबो दिया मिसाइल मार मार के, तब उन्होंने ऐलान किया कि नहीं अब हम हूती से झगड़ा नहीं करेंगे, हम उनसे प्यार से बात करेंगे और हम उनसे बात करके मामले को सुलझाएंगे। इसी तरह से ईरान के बीच में उन्होंने कहा कि अभी हमको 2 हफ्ते का वक्त चाहिए, पार्लियामेंट की मंजूरी लेने के बाद ही हम तय करेंगे कि हमला करेंगे कि नहीं करेंगे। और उन्होंने रात को अंधेरे में जाकर के हमला कर दिया नकली साइट पर, जहां ईरान का कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब ईरान का जब कुछ बिगड़ा नहीं तो ईरान उनकी बात से डरेगा क्यों? अब ईरान को लेकर के वो जब जा करके अब अमेरिका में अपनी पार्लियामेंट के अंदर फेस कर रहे, लाखों लोग सड़क पर उतरे हैं जो ट्रंप को वापस करना चाहते हैं, ट्रंप से कॉन्फिडेंस मोशन वापस लेना चाहते हैं, ट्रंप को हटाना चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं कि भाई दूसरे के झगड़े में हमको क्यों डाल दिया तुम बीच में? सभी लोग ट्रंप के, और अब ट्रंप ने जब ईरान पे हमला कर दिया, फिर वो किस मुंह से कह रहे हैं कि सीज फायर कर लो? ये तो इजराइल और ईरान के बीच की बात है ना। ट्रंप कौन होते हैं दुनिया के अंदर? क्या अमेरिका है वो अपने आप को चौधरी बनता आया है, उसकी आदत बनते हैं वो चौधरी। कह रहा था कि मैंने तो भारत और पाकिस्तान का भी सीज़फायर कराया। अब देखिए, चौधरी का भी अंत होता है, जिंदगी भर कोई चौधरी रहा नहीं। हिटलर, रोम, चर्चिल मिट गए, जहां से हिटलर भी मिट गए, चर्चिल भी मिट गए और मुसोलिनी मर गए और तमाम लोग खत्म हो गए। दुनिया में कोई चौधरी हमेशा के लिए नहीं रहा है। अमेरिका इस बार उसको भी मुंह की खानी पड़ी है और ये अमेरिकन समझ रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका जो है वो ईरान के दबाव में आ गया, खामनेई साहब के दबाव में आ गया। दबाव में तो वहां की पब्लिक ने दबाव में ला दिया है। अमेरिका की पब्लिक सड़कों पर, लाखों लोग सड़क पे हैं, उनको पार्लियामेंट सेशन बुलाने की मांग की जा रही है। उनको हो सकता है कि इस्तीफा भी देना पड़ जाए। और पूरी पब्लिक ने 16 घंटा वहां काम करके, मियाँ बीवी काम करते हैं, तब जाके घर का खर्चा चलता है। और अमेरिका के टैक्स के पैसे से ये दुनिया को बर्बाद करेंगे और दुनिया को लड़ाएंगे। जब इजराइल मार रहा था 56,000 पूरा गजा को प्लेन कर दिया, तब वो सारे लोग चुप थे। आज जब इजराइल को ईरान मार रहा है तो कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अरे भाई, इस आपसे क्या लेना देना है? वो लोग आपस में समझ लेंगे, उनकी क्या मतलब है। और हम लोग की बात जहां तक आती है, भारत ने, हमारी सेना ने इस्लाम और 3-4 दिन अगर युद्ध चला होता तो हमारी सेना इस्लामाबाद पर तिरंगा फहरा देती। लेकिन चूंकि भारत में मुसलमानों की आबादी ना बढ़ जाए। अब ये देखिए, ये हाइपोथेटिकल बात है फजील अहमद जी। आप ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में द्वंद्व और बढ़ जाता। अब देखिए, ईरान और इजराइल के बीच में द्वंद्व बढ़ा तो अमेरिका कूदा ना, उसने कोई साइड ली। आप देखिए उसके बाद कैसे आप अमेरिका पर भरोसा कर रहे हैं। आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाया, वहां की नागरिक सरकार को दिखा दिया कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। आसिम मुनीर को लंच पर बुलाया और उसी आसिम मुनीर ने अपना एयर स्पेस खोल दिया ईरान के लिए। अब बताइए, क्या वो इस्लाम का भी सगा है? वो तो आइडियोलॉजी की बात करते हैं ना, आइडियोलॉजी पर चलने वाले आदमी है, कट्टर आदमी है। ईरान एक इस्लामी मुल्क है, उसकी बर्बादी के लिए पाकिस्तान ने अपनी जमीन दे दी। 5 सेकंड और दे दीजिए, बस 5 सेकंड और दे दीजिए। इसलिए मुसलमानों की आबादी ना देश में बढ़ जाए, इसलिए कभी भी भारत पूरा हमला नहीं करेगा। हम तो कह रहे हैं कि हमला को और करना चाहिए, जब तक इस्लामाबाद में तिरंगा ना फहर जाए तब तक भारत को हमला करते रहना चाहिए। हमारी सेना बिल्कुल इस्लामाबाद के करीब पहुंचने वाली थी, तब सीज फायर कर दिया हमारे प्रधानमंत्री ने। पूरा पाकिस्तान भारत का होना चाहिए,
बिना भारत का पाकिस्तान हुए कोई दूसरा रास्ता थोड़ी नहीं। देर पहले आप आतंकवाद गाजा खत्म की नहीं हो सकता तस्वीरें, है। ईरान और पूरे इजराइल की पाकिस्तान पर तस्वीरों को तिरंगा कह रहे थे फहराना कि वहाँ चाहिए। कितना बड़ा लेकिन डिस्ट्रक्शन हुआ है, मुसलमानों और के आप अंदर चाहते हैं इतना कि युद्ध बड़ा जैसे देश हालात में पहुंच जाए इसलिए भारत, जबकि किस फायदा जबकि कर लिया? उसका जो समाधान है, उस दुश्मन को ये बता दिया गया है कि तुम कहां हो और हम कहां हैं, हिमाकत मत करना। एक सही समय पे संभाल ली गई क्या परिस्थिति? कर्नल जेएस सोढी हमारे बीच में है, उनसे इस बात का जवाब लेते हैं। कर्नल जेएस सोढी जी, अब इजराइल और ईरान के बीच की टेंशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो गया है, डोनाल्ड ट्रंप हर तरफ अपना मजाक उड़वा रहे हैं, वो क्या क्या बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उनको कोई सुन ही नहीं रहा है, हल्के में ले रहा है, कभी वो अपने बयान से भाग जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन अब भारत एक ऐसा देश है जिसके ईरान और इजराइल दोनों के साथ संबंध सही रहे हैं, तो ऐसे में भारत की दुविधा क्या है, या भारत के पास क्या ऑप्शन है? जय हिंद आस्था जी, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। 14 मई 1948 को जब इजराइल ने खुद अपनी यूनिलैटरल आजादी डिक्लेयर की, तब से लेके जो भी भारत की सरकार केंद्र में आई है आज तक जो भी है, हमारी एक ही विदेश नीति रही है मिडिल ईस्ट के बारे में, वो है कि वहां पे सुख शांति तभी आ सकती है जब 2 स्टेट सोल्यूशन होगा, और जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं होगा मिडिल ईस्ट में तनाव रहेगा। आप देखिए 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल में हमला किया, 1200 से ज्यादा लोगों को मार बलात्कार किया, बहुत गलत किया, घिनौना किया। उसके बाद इजराइल ने गाजा पट्टी में 60,000 से ज्यादा लोग मार दिए, जिसमें से सिर्फ 8,000 आतंकवादी हैं। इजराइल को भारत की सेना से सबको सीख लेनी चाहिए। 36 साल हो गए जम्मू कश्मीर में हमारी सेना को आतंकवादियों से लड़ते हुए, हमने कभी किसी सिविलियन को क्षति नहीं पहुंचाई है, हमने किसी सिविलियन का घर बर्बाद नहीं किया है, हमने सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट किया है। तो पहली बात तो इजराइल को कहां से ये कानूनी हक मिल गया जो वो सोचते हैं कि वो 60,000 लोगों को उन्होंने मार दिया गाजा पट्टी में, पूरी गाजा पट्टी को बर्बाद कर दिया। पहली बात तो देखिए इजराइल ने जो बात वहां भड़काई है, वो पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। मेरे को दो मिनट देना। जब 13 जून को इजराइल ने और 21 जून को अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, इनको लगा ये गरीब सा देश है, फटीचर देश है, ये 24-48 घंटे में घुटनों में आ जाएगा। क्या हुआ? ईरान ने पलट के ऐसा वार दिया, आज की तारीख में इजराइल की जो राजधानी टेल अवीव 1/3 बर्बाद हो चुकी है। और इतना ही नहीं, कतर के अंदर जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है वहां भी मिसाइल गिराई है ईरान ने। बिल्कुल। और आस्था जी आप देखिए, अमेरिका ने बड़े बड़े बॉम्ब ईरान में गिराए और कोई ईरानी नागरिक नहीं मरा। ईरान ने बड़ी बड़ी मिसाइलें दागी कतर में, कोई अमेरिकी सैनिक नहीं मरा, क्योंकि दोनों देशों ने एक दूसरे को पहले ही सूचित कर दिया था। अच्छा। हम इस दिन इतने समय हम हमला करेंगे, अपने लोगों को बचा लो। यानी पूरा ये स्टेज मैनेजमेंट हो रहा है, यानी अपनी जनता को संदेश दिया जा रहा है कि एक आवाज उठती ना किसी मुल्क के अंदर से, प्रेशर में होती है सरकार, तो आप कह रहे हैं उस लिहाज से क्या ये सब किया जा रहा है? बिल्कुल, ये क्योंकि जिस तरह से ईरान भारी पड़ा इजराइल पे, अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा, अपने देश के यहूदियों को सेटिस्फाई करने के, वो बहुत अमीर लोग हैं, वो दोनों वहां की पार्टी रिपब्लिकन डेमोक्रेट को बेशुमार पैसा देते हैं इलेक्शन के वक्त, ऊपर से इजराइल का दबाव था, तो ये पूरा एक ड्रामा स्टेज किया गया। एक भी नागरिक नहीं मरा, इतनी बड़े बड़े बम मिसाइल दाग दिए गए, एक इंसान नहीं मरा। ये कभी पॉसिबल है? ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। दूसरी चीज, जहां तक इजराइल की बात है, आज इजराइल क्यों कमजोर है, मेरे को बस 1 मिनट चाहिए। यही वो इजराइल था थोड़े दशक पहले, उसने मल्टी फ्रंट वॉर जीती 1948 में, 56 में, 67 में, 73 में, लेकिन पिछले 15-20 साल से इजराइल एक फ्रंट वॉर नहीं जीत पा रहा है। ईरान से युद्ध विराम किया, हिजबुल्लाह से युद्ध विराम किया, गाजा पट्टी जो महज 356 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, 18 महीने से ज्यादा उसकी सेना जीत नहीं पा रही है, जो कि दुनिया की महान सेना मानी जाती है, क्योंकि इजराइल ने 2 बड़े रक्षा सुधार किए, गिडियन मल्टी ईयर प्लान 2015 में और नूफा डिफेंस रिफॉर्म 2020 में, जिसकी वजह से इजराइल की सैनिक ताकत में बहुत गिरावट आई, और वो अब जो उन्होंने रक्षा सुधार किए, अब उसका नतीजा दिख रहा है, जहां इजराइल एक जगह भी जीत नहीं पा रहा है। ठीक है, हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी जुड़े हुए हैं। शरद त्रिवेदी जी, अब सरकार को, भारत सरकार को लेकर भी लोगों के अंदर एक उत्सुकता है या जिज्ञासा है कि अब हम किस ओर हैं, हम ईरान की तरफ हैं, हम इजराइल की तरफ हैं, या स्ट्रैटेजिकली हमने क्या स्टैंड लिया हुआ है, इसके बारे में विस्तार से बताइए, क्योंकि दोनों मुल्कों से हमारे संबंध सही रहे हैं।
देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि दोनों हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों देशों से हमने उन देशों में निवेश किया, उन देशों ने हमारे यहाँ निवेश किया। और इजराइल ने जब से आज़ादी हुई है, इजराइल आज़ाद हुआ है मुल्क, उस दिन से आज तक जब जब भारत को जरूरत हुई है इजराइल भारत के साथ खड़ा था। चाहे आप 62 का युद्ध देख लीजिए, तब इजराइल से हथियार मंगाए गए थे, हालांकि हमारा उनके कूटनीतिक संबंध नहीं थे। 65 में इजराइल ने हमारी मदद करी थी, 71 में मदद करी थी, और 99 में वहां से 155 मिलीमीटर शेल जो है, सोडी साहब जानते होंगे बेहतर, ये 155 मिलीमीटर शेल्स साउथ अफ्रीका से और इजराइल से हमारे यहाँ आई थी। तो हमेशा वो देश हमारे साथ खड़ा है। ईरान से जबकि उनके ऊपर सैंक्शन लगे थे, उसके बाद भी हम उनसे तेल आयात कर रहे थे, क्योंकि सैंक्शन यूनाइटेड नेशन के अंडर में नहीं लगे थे, तो हम उनसे तेल आयात कर रहे थे। तो हमारे दोनों देशों से बहुत घनिष्ठ संबंध है, और ईरान अकेला एकमात्र हमारे पास इंडिपेंडेंट रास्ता है जिससे हम लोग अफगानिस्तान में खाद्य सामग्री, रसद, सीमेंट वगैरह सब भेज सकते हैं, जो चाबार पोर्ट भारत ने बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मिला जुला के सब लोगों का यही मानना है कि विश्व शांति के लिए और स्थिरता के लिए मौजूदा वक्त की जरूरत है कि फिलहाल ऐसी युद्ध की परिस्थितियों को रोका जाए और उस तरह के द्वंद्व जो हैं अभी कम से कम लंबे समय तक ना देखने को मिले। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि इजराइल और ईरान पर अब और हमला नहीं करेगा। अब सीज फायर लागू है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल गिरा दी। कारण दोनों देशों की तरफ से फिर सीज फायर तोड़कर एक दूसरे पर मिसाइलें दागी गई। सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो क्रेडिट लेने वाला कार्ड है वो पूरी तरह से फेल हो चुका है और वो एक्सपोज हो चुके हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी काफी डाउन हुई है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।